नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। विषय थोड़ा जटिल है क्योंकि दर्शन है, ये पढ़ने की चीज नहीं है। इसको समझना भी कठिन है। इसका तो दर्शन करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, इसको महसूस करना पड़ता है। जब आप इन सारी चीजों को महसूस कर पाएंगे तो ये बड़ी सरलता से समझ में आएंगे। और जब तक आप इनको पढ़ रहे हैं, जब तक आप अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए इनको सिर्फ सुन रहे हैं, तब तक इसका समझ में आना थोड़ा कठिन है। और सांख्य की प्रक्रिया तो, जो सांख्य कारिका है, इस ग्रंथ की प्रक्रिया तो बिल्कुल हमारे इंटरव्यू जैसी है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो किसी एक बात से वो इंटरव्यू प्रारंभ होता है और फिर उसी में से आपके जवाबों में से एक नया जवाब, एक नया सवाल, एक नया जवाब, एक नया सवाल खड़ा होता चला जाता है। जैसे व्यक्त अव्यक्त को जान के तीनों प्रकार के दुखों में से मुक्ति हो जाती है, इसकी बात कही, तो व्यक्त अव्यक्त को जाने कैसे। अब अगर आपको कार्य दिखाई दे रहा है तो आपको मान लेना चाहिए कि उसका कारण होगा, तभी वो कार्य संभव हुआ है। तो सत्कार्यवाद के बाद अब आपके साथ चर्चा करते हैं 10वीं कारिका है, और इसमें व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों के संबंधों को जानेंगे और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो हमें अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति दिखाई नहीं देती है, वो है, उसकी सत्ता है, इसको हम कैसे समझ पाए। और उसको समझाने के लिए कहते हैं हेतुमद अनित्यमव्यापी सक्रिय अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। भैया जो व्यक्त है वो हेतुमान है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना हेतु के, बिना कारण के व्यक्त की उत्पत्ति संभव नहीं है। यह हम देख चुके हैं। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या प्रकृत विकृतया सप्त षोडकस्तु विकारा ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा। ये कारिका जब हमने देखी थी तो वहां पे इस बात को बताया था कि जो विकार हैं वो सिर्फ विकार हैं, यानी पुत्र की तरह हैं, वो किसी को जन्म नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, और प्रकृति तो सिर्फ प्रकृति है, प्रधान है, और पुरुष इन सबसे परे है। अब उन्हीं चीजों को स्पष्ट कर रहे हैं यहां। तो कहते हैं जो व्यक्त हैं वो हेतुमान है, यानी कोई ना कोई कारण है उनका, और उनसे कार्य के रूप में वो उत्पन्न हुए हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रकृति से बुद्धि का जन्म हुआ, बुद्धि से अहंकार का जन्म हुआ, बुद्धि या महत तत्व जिसको आप कहते हैं, अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्राओं का जन्म हुआ, और पंच तन्मात्राओं में से आप जानते हैं कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो ये सभी जो हैं इनके कोई ना कोई कारण हैं। तो जितने व्यक्त हैं या जिनको आप विकार के रूप में पहले पहचान चुके हैं, वो सब हेतुमान हैं, उनका कोई ना कोई हेतु है। अनित्य हैं, ये नाशवान है, ये जिस रूप में है इसी रूप में हमेशा नहीं रहते हैं, इनका नाश निश्चित है। अव्यापी, सर्वत्र व्याप्त नहीं है। प्रकृति सर्वत्र पाई जाएगी, लेकिन ये सारे तत्व आकाश आकाश में ही है, पृथ्वी पृथ्वी पे ही है, सबके अपने अपने स्थान हैं। तो ये अव्यापी हैं, ये सर्वत्र विद्यमान नहीं है, सक्रिय क्रियावान है, क्रियाशील है। इनमें से कोई भी बिना क्रिया के नहीं रह सकता है।
अनेक हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। देख लीजिए 25 तत्वों में से 23 तो यही है ना, तो ये अनेक हैं। प्रकृति एक पुरुष को छोड़ दीजिए, ये एक एक है, बाकी सब जो हैं वो अनेक हैं। तो व्यक्त हैं, अनेक हैं, आश्रित हैं। जैसे कि कहा कि हेतुमान है, किसी से जन्म हुआ है तो अपने गुण धर्मों के लिए ये दूसरे पे आश्रित हैं। लिंगम, ये लिंगवान है। लिंगवान का अर्थ ये होता है लिंगयतीति लिंगम, इनकी एक पहचान है और पहचान के साथ जब ये सृष्टि समाप्त होगी तो ये अपनी उसी पहचान में जाकर के विलीन हो जाएंगे। यानी पंच तन्मात्राओं में पंच महाभूत विलीन होंगे, पंच महाभूत, इंद्रियां वगैरह। तो जहां से इनका जन्म हुआ है, जो इनकी प्रकृति है, ये विकृतियां अपनी प्रकृति में जाकर के समा जाएंगी, इसलिए लिंगम। सा अवयवम, इनके अवयव हैं, सबको देखा जा सकता है, सबको समझा जा सकता है। परतंत्रम, और ये परतंत्र हैं। तो इतनी विशेषताएं व्यक्त की हैं। क्या क्या? हेतुमान हैं, अनित्य हैं, अव्यापी हैं, सक्रिय हैं, अनेक हैं, आश्रित हैं, लिंग हैं, सा अवयव हैं और परतंत्र हैं। विपरीतम अव्यक्तम, और जो हेतुमान नहीं है, जो अनित्य की जगह नित्य है, जो अव्यापी की जगह व्यापी है, जो सक्रिय की जगह निष्क्रिय है, जो अनेक की जगह एक है, जो आश्रित की जगह निराश्रित है, जो लिंग नहीं है, जो कभी भी जिसका लय नहीं होता है, जहां से उत्पन्न हुआ वहां समाना है। तो जब इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, प्रकृति स्वयं सबको उत्पन्न करती है, लेकिन उसकी वो तो स्वयं किसी की विकृति नहीं है, तो उसका लय भी नहीं होना है। अवयव रहित है क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते हैं, और परतंत्र भी नहीं है, स्वतंत्र है। तो ये विशेषताएं अव्यक्त की हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त के अंदर जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इस कारिका में उस अंतर को आपको समझाया। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हेतुमान है, यानी इनके कारण हैं। ये अनित्य हैं, यानी विनाशशील हैं। ये सक्रिय हैं, यानी क्रियावान हैं। सारी क्रियाएं इनके द्वारा ही संभव होती हैं। और अव्यापी हैं, सर्वत्र व्याप्त नहीं है, सर्वत्र विद्यमान नहीं है। अनेक हैं, जैसा कि आपको बताया कि ये एक नहीं है, आश्रित है। लिंग के बारे में आपको कहा कि ये लयवान है, जब प्रलय होगा तो जहां से ये उत्पन्न हुए हैं उसमें ये समा जाएंगे। पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं हैं, ये सारे, ये जितने भी व्यक्त हैं, ये सब के सब अवयव वाले हैं और परतंत्र हैं। भाई जब किसी से जन्म हुआ है तो उसके आश्रित भी रहना पड़ेगा, अपने कारण की अपेक्षा इनको रखनी पड़ेगी। लेकिन इसके सामने जब हम प्रकृति की बात करते हैं, ये सब प्रकृति के कार्य हैं या प्रकृति के कार्य हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। तो प्रकृति में इनमें से कोई गुण नहीं पाया जाएगा। वो ना तो हेतुमान है, ना वो अनित्य है, ना वो अव्यापक है, वो सर्वत्र व्याप है। वो सक्रिय भी नहीं, वो निष्क्रिय है। वो अनेक नहीं है, वो एक है। वो आश्रित नहीं है, वो अनाश्रित है, क्योंकि स्वतंत्र है। तो जो यहां पे विशेषताएं व्यक्त की बताई गई हैं, इनसे विपरीत जो विशेषताएं हैं वो अव्यक्त यानी प्रकृति की पाई जाती हैं। तो भैया फिर आप कैसे कहेंगे? जब प्रकृति की जो विशेषताएं हैं उनमें से कोई विशेषता इन तत्वों में पाई नहीं जाती है, तो ये तत्व प्रकृति के कार्य हैं, ये आप कैसे मानेंगे? तो अब उस चीज को समझाने के लिए प्रकृति की और इनकी जो समान बातें हैं उनको बताते हैं। अब वो प्रकृति से ही जन्मे हैं, तो प्रकृति की कौन कौन सी विशेषताएं उसमें हैं
उसको बताते हैं 11वीं कारिका में। तो कहते हैं त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। व्यक्त और प्रधान में ये विशेषताएं होती हैं। तद विपरीतस तथा च पुमान, लेकिन जो पुरुष है वो इनसे विपरीत होता है। देखिए, पहले बताया कि विकृति और प्रकृति के बीच में क्या अंतर है, वो हम बता चुके। अब विकृति और प्रकृति में क्या समानताएं हैं उनको बता रहे हैं। तो दोनों की समानताएं बताते हुए कहते हैं कि त्रिगुणम अविवेकी, प्रकृति भी और विकृतियां भी दोनों 3 प्रकार के गुणों से सत्व रज तम से बंधी हुई हैं। अविवेकी हैं, इनके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, इनके पास कोई अपना ऐसा तत्व नहीं है कि वो इस चीज को जान पाए कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि वो जड़ हैं। विषया, ये सारे विषय हैं, यानी पुरुष जैसे विषयों का उपभोग करता है वैसे प्रकृति का भी पुरुष उपभोग करता है। सामान्य है, अचेतन है, जो पहले भी अविवेकी के साथ में मैंने कहा ना कि जड़ है, ये अचेतन है, इनमें अपना कोई चेतनत्व नहीं है। प्रसव धर्मी, ये दूसरों को जन्म देने वाले हैं। देखिए, प्रकृति विकृतियों को जन्म देती है, विकृति किसी को जन्म नहीं देती है, लेकिन प्रसव धर्मी शब्द का अर्थ यह होता है कि ये नाशवान है। इनकी स्थिति किस प्रकार की है कि हर समय इनमें परिवर्तन आता रहता है, ये एक जैसे कभी नहीं रहते हैं। जैसे मिट्टी में से घड़ा बनेगा, घड़ा टूटेगा, टुकड़े हो जाएंगे, तंतु में से पट कपड़ा बनेगा, कपड़ा फटेगा। ये एक प्रक्रिया जो जन्म मरण की प्रक्रिया है। प्रसव धर्मी का अर्थ यह होता है वो इनके साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे व्यक्त और प्रधान, यानी विकार और प्रकृति, इन सब में ये सामान्य गुण हैं, एक दूसरे के समान एक जैसे गुण ये पाए जाते हैं, और पुरुष में इनमें से कुछ नहीं पाया जाता है। पुरुष त्रिगुणातीत है, वो सत्य रज तम इन गुणों से बंधा हुआ नहीं है, ये अविवेकी हैं, जबकि पुरुष जो है वो विवेकवान है, ये ज्ञान शून्य है। पर पुरुष ज्ञान शून्य नहीं है, बल्कि उसी के ज्ञान से ये सब कुछ चलता है। ये विषय है, ये उपभोग के साधन है, और पुरुष जो है इनका उपभोग करने वाला है। जैसे व्यक्त विषय हैं, वैसे ही अव्यक्त जो प्रकृति है वो भी विषय है, उसका भी उपभोग पुरुष के द्वारा होता है। ये सामान्य है, यानी सब में एक प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक का जो भाग्य है दूसरे का भी भाग्य है, इस प्रकार की स्थिति है। जबकि पुरुष तो विशिष्ट है, वो सामान्य नहीं है, वो विशिष्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। यहां तो आप देख सकते हैं ना कि प्रकृति भी इनके जैसी है, एक व्यक्त तत्व दूसरे व्यक्त तत्व जैसा है, तो इनमें समानता है, जबकि पुरुष इनसे असामान्य है। ये अचेतन है, जड़ है, जबकि पुरुष जो है वो ज्ञानवान है, वो चैतन्य तत्व है। सांख्य के संदर्भ में मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि यहाँ प्रकृति और पुरुष की जोड़ी ऐसी बताई गई है जैसे एक अंधा है और एक पंगु है। पंगु के पास अपनी दृष्टि है, वो देख सकता है, वो मार्गदर्शक है, वो पुरुष है, और प्रकृति वो अंध है, लेकिन वो अपने कंधे पे पुरुष को उठा के चल सकती है। तो इस प्रकार से यहां
ये जितने व्यक्त तत्व हैं या जो प्रकृति है वो जड़ है, जबकि पुरुष जो है वो चैतन्य है। प्रसव धर्मी यानी प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन आता है। जैसा मैंने कहा कि इनके अंदर ये विशेषता है कि ये परिवर्तनशील है। कहीं इनको परिणामशाली भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन का कोई ना कोई परिणाम होता है। अगर मिट्टी में से घड़ा बनेगा तो उसका एक परिणाम होगा। मिट्टी अगर इकट्ठी हो जाएगी तो एक कंकड़ का रूप धारण कर लेगी, उसमें भी कोई परिवर्तन आएगा। तो ये हमेशा परिवर्तनशील है, यानी परिणामशाली है। तो इस प्रकार से प्रकृति यानी जिसको आप प्रधान कहते हैं, वो और व्यक्त तत्व, इन दोनों के गुणों की समानता बता करके ये सिद्ध किया कि प्रकृति अगर पिता है और ये सब उसके पुत्र हैं, यानी प्रकृति कारण है और विकृति उसके कार्य हैं, दोनों में एक जैसे गुण हैं। इसलिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि भाई भले आपको प्रकृति दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही गुण वाला पुत्र है। तो जैसे हम पुत्र को देख करके ये कह दें, ओहो ये तो फलाने का बेटा लगता है, उस प्रकार से आप वो व्यक्ति उपस्थित हो ना हो, लेकिन फिर भी इसके आधार पे आप उसका स्वीकार करते हैं। तो यहाँ प्रकृति और विकृति के समान गुणों को बताया। इससे पहले श्लोक में प्रकृति में जो गुण नहीं है और विकृति में जो गुण हैं उस अंतर को भी बताया था। और यहाँ पे ये भी बताया कि इन सब से अलग और श्रेष्ठ एक जो मुख्य तत्व है, जो संचालक तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो ज्ञानवान तत्व है, वो पुरुष है। वो इन दोनों से यानी प्रकृति से भी और विकृति से भी परे है। चलिए अगले वीडियो में हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो त्रिगुण की बात आई, उसकी चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। सांख्य कारिका को सरल ढंग से समझने के लिए ये मेरा प्रयास है। संभवतः आपको आनंद आ रहा होगा। धन्यवाद।